नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में मतदान तो पूरे रफ्तार से चल रही है, जबरदस्त। मतलब हरियाणा के मतदाताओं को इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं सैल्यूट करूंगा और जो घर में अब तक बैठे हुए हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, निकलिए। ये मौका है आपके पास इतिहास रचने का। तो इतिहास रचने में आप भी सहभागी बन जाइए, जाइए और बटन दबाइए। लेकिन आप बटन दबाएं न दबाएं उससे पहले अनिल विज ने सुबह सुबह बगावती बटन दबा दिया। सुबह सुबह ही शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमित शाह, सर्वशक्तिमान बीजेपी के अमित शाह, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया भाई। कहा सीएम हाउस में मिलेंगे। अब सीएम हाउस में अगर अनिल विज मिलेंगे तो नायब सिंह सैनी कहां मिलेंगे? मनोहर लाल खट्टर जो पर्दे के पीछे ही पीछे सक्रिय हैं वो कहां मिलेंगे? कई सवाल हैं। एक तरफ अनिल विज ने सर्वशक्तिमान शाह के खिलाफ मोर्चा खोला, तो सुबह सुबह वोट डाल के निकलते ही शैलजा ने मनोहर लाल खट्टर की क्लास लगा दी। अब दोपहर हो गई है तो थोड़ा इस पर चर्चा जरूरी है कि ये खट्टर की जो क्लास लगाई शैलजा ने, ये पूरे दिन के लिए, पूरे दिन के मतदान के लिए क्या संकेत था? और विज साहब ने जो मोर्चा खोला, क्या वो विधायकी बचाने की आखिरी कवायद थी? क्या अनिल विज की हालत इतनी पतली हो गई है कि अब वो सुबह सुबह झांसा अंबाला कैंट के मतदाताओं को दे रहे थे क्योंकि बगावत करेंगे अमित शाह से? ऐसी तो कल्पना कोई करता नहीं है। अब ये सब समझने के लिए हरियाणा की सियासत के चाणक्य, अब हालांकि चाणक्य नहीं बोलूंगा, चाणक्य शब्द वापस ले लेता हूं, हरियाणा की सियासत के सबसे मजे हुए पत्रकारों में से एक हेमंत अत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोड़िए कंट्रोल रूम। चाणक्य बोल देने पे आजकल लोग बुरा मान जाते हैं, अपमान मानते हैं चाणक्य को। और ये कहते समय मैं जो चाणक्य हुए वाकई चाणक्य विष्णुगुप्त, उनसे क्षमा प्रार्थी ये कहते हैं। क्योंकि इस दौर में अगर चाणक्य कहने पर लोगों को बुरा लगने लगे या चाणक्य बोलने को अपमान माने तो ये असली चाणक्य विष्णुगुप्त, उनका अपमान है। आते हैं मुद्दे पर। हेमंत भाई, ये सुबह सुबह अनिल विज को क्या हो गया? क्या चुनाव हाथ से निकल गया है? आखिरी मौके पर आखिरी झांसा? ये आपने बगावत बिल्कुल तो मैं नहीं मानता। हाँ नहीं, आशीष आशीष भाई, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और इस व्यक्ति को डायग्नोज करने का, इस व्यक्ति को ना बिटवीन द लाइन स्टडी नहीं करना होता। एक्चुअली ये व्यक्ति डायग्नोज करने का आइटम है। इसकी जो हर रोज की जो आप दिनों दिन हरकतें देखेंगे ना सुबह से शाम तक, वो एक बड़ा शौक है, बड़ा भारी। इनको एक छपास और दिखास रोग है। वो पहले मनोहर लाल को भी था, उनको अब बेचारों को ढूंढे नहीं मिल रहे वो, तो इनके साथ भी वही होने वाला है। इनको ये अपनी नियति समझ में आ चुकी थी। लगातार अगर आप कैंपेन के दौरान देखा होगा आपने, और भी देखा होगा, जिस तरीके से गांव में लोगों ने इनको खदेड़ा है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद की में, तो उसके बाद इनको लग गया था कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। तो इनकी जो एक तो आत्ममुग्धता का लेवल कुछ और है। ये अपने आप को तो महान समझते ही है, ये सामने वाले को मूर्ख भी समझते हैं। तो ये इनकी खासियत है। ये एक इनका पैकेज के अंदर डबल डील है जो है। लेकिन इनका कुल मिलाकर के आप इस चुनाव में देखेंगे तो जो अनिल विज है, बेसिकली चाहे वो चुनाव जीत भी जाए कुछ वोटों से, लेकिन अगर आप देखेंगे इतने बड़ा मंत्री, स्टेट का नंबर 2 का मंत्री, होम मिनिस्ट्री हरियाणा में मिलती नहीं है किसी को। आपको ध्यान होगा हमेशा से ही, बारिंग ए फ्यू एक्सेप्शंस, 1 या 2 बार ही हरियाणा में फुल फ्लेज्ड गृह मंत्री बना है, नहीं तो गृह मंत्रालय देते नहीं। इनको जो गृह मंत्रालय दिया गया था वो किसी कारण से दिया गया था, और वो था एक बैलेंसिंग एक्ट। क्योंकि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए थे, तो भाजपा कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती थी कि सरकार हमारी है, और उनको गृह नहीं दिया था, इनको गृह इसलिए दिया था। ये उसको अपना मान बैठे। और इनका जो फजीता जो मनोहर लाल खट्टर के पूरे 9.5 साल में रोज हुआ, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन इनकी फजीयत ना हुई। और फिर भी ये जो अपने जो डॉगी मीडिया है तमाम, वो इसको गब्बरी लिखते रहे। उनको भी मुबारक, इनको भी मुबारक। ये सब घोषित जो है ना, जो मीडिया है, उसके जरिए सब घोषित गब्बर है। आज का जो आपने घटनाक्रम बताया, आपने इसको परफेक्ट डायग्नोज किया है। इनकी अमित शाह को चुनौती देने की तो बात छोड़िए, उनकी तरफ मुड़ करके सांस लेने की भी हिम्मत नहीं है। ना केवल इनकी, बल्कि पूरी हरियाणा में भाजपा के किसी भी दिग्गज की। ये बेसिकली खेल क्या था कि आज सुबह जैसे ही पोलिंग का ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ, और जिस तरीके के मैसिव नंबर्स में लोग बाहर आ रहे थे,
तो इस व्यक्ति के अंदर भी डेस्परेशन पैदा हुई कि यार ये कहीं तुम्हें भी ना ले बैठे। तो ये फिर छोटा मोटा दावा तो क्या करते, ये मंत्री से तो ऊपर की चीज कहते हैं अपने आप को, हालांकि अभी तो मंत्री भी नहीं है। जो ये आउटगोइंग गवर्नमेंट है, 12 मार्च को इनसे वो मंत्रालय भी छीन लिया गया था, ध्यान होगा आपको। तो ये ज्यादा नखरे वखरे दिखा रहे थे उस टाइम, तो कहा कि आप अपना रहिए अपना आराम से। तो इनको जो है बेसिकली क्या था कि अब जो है गृह मंत्री ये नहीं है, मंत्री ये नहीं है, और मोस्ट लाइकली मंत्री ये अगर मान लो एमएलए बन भी जाएंगे तो भूल जाइए बीजेपी का तो हरियाणा में कोई खाता बचेगा नहीं, ना 3 में ना 13 में। तो ये विधायक के लिए घूमते रहेंगे अपने। तो ये जो सारा सुबह इन्होंने किया है, ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अपनी केवल विधायकी बचाने का। भूल जाइए मंत्रालय, भूल जाइए मुख्यमंत्री कार्यालय। मुख्यमंत्री कार्यालय तो बेचारे, मुख्यमंत्री आवास तो मनोहर लाल खट्टर को ही नसीब नहीं है, वो तो नायब सिंह सैनी को ही नसीब नहीं है। तो इनका कहां नंबर है? ये 3 में ना है, 13 में, ये कहीं नहीं है। ये केवल अपना हलका बचाने, अपना निर्वाचन क्षेत्र बचाने, अपनी विधायकी बचाने की लड़ाई है, और ये लास्ट डिच एफर्ट है, क्योंकि उसके बाद इनकी उम्र और सेहत को देखते हुए अगली बार तो जैसे रामविलास की फोर्स पेंशन कर दी गई है, वैसा ही नंबर इनका भी है अगला। तो आज इन्होंने जो कोशिश की कि एक आखिरी प्रयास करके देख लेते हैं, उसमें थोड़ी बहुत सांत्वना भी आएगी, थोड़ा सा जोश भी आएगा, थोड़ा मुख्यमंत्री का आवाज का फ्लेवर भी आएगा, वो सारा करने की एक कोशिश है। बाकी अमित शाह से बगावत करने का ये सपने में भी नहीं सोच सकते, प्रत्यक्ष तो छोड़ दीजिए। मैं अभी आऊंगा। शैलजा ने जो खट्टर को सुबह सुबह धोया, इसके पीछे क्या मोटिव था, लेकिन उससे पहले जब हम विज पे हैं, दर्शकों से थोड़ा सा बस वक्त लूंगा शैलजा पे आने के पहले, अंबाला पे ही चर्चा कर ले। अंबाला पे अभी जो लेटेस्ट पोलिंग परसेंटेज हमारे पास है, अंबाला 42% क्रॉस कर चुका है, 42.2, जो सबसे अच्छा मतदान जिन एरियाज में हो रहा है उनमें से है। अच्छा, उसमें एक और तुलना करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं, जैसे गुरुग्राम है, वहां 33% हुआ है, मात्र 33%। सोनीपत है, वो भी दिल्ली से लगा हुआ है, सोनीपत में 38% है। ये कम मतदान वाले इलाके हैं। फरीदाबाद है, शहरी है, फरीदाबाद 32% मात्र है। लेकिन अंबाला, हम भी अंबाला गए, अंबाला को देखा भी हमने। अंबाला में 2 विधानसभाएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि बड़ा शहर ही है, अंबाला कैंट और अंबाला सिटी, या अंबाला में 2 हैं, और अंबाला में पोलिंग परसेंटेज बम्पर है, जो टॉप 5-6 है उसमें जा रहा है अंबाला। तो ये अंबाला में इतना बड़ा जो बड़े पैमाने पर मतदाताओं का टर्नआउट है, कहीं ये तो नहीं गब्बर को परेशान कर रहा? गब्बर इसीलिए तो बेचैन नहीं है। और सुबह सुबह ही गब्बर को, भाई अनुभवी है गब्बर, सुबह ही पता चल गया हो कि यार अब तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी झांसा दो कि हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, पीएम हाउस में मिलेंगे, तो सीएम हाउस ही बोले थे। तो ये 42.2% मतदान जो है, ये क्या संकेत कर रहा है? नहीं, ये जो आपका बयान था ना, जो इन्होंने बयान दिया मुख्यमंत्री निवास वाला, ये उसी का वो है। देखिए 7 बजे पोलिंग शुरू हुई है आशीष भाई, और हरियाणा में एक बड़ी खास बात है, जिन भी एरियाज के अंदर, खासतौर पर रूरल में या अर्बन में, 2 ही चंक में वोटिंग होती है। एक तो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है 7 से 9, और उसके बाद 4 से 6 प्रेशर होता है, उसके बाद बीच में पोलिंग स्मूथ रहती है। तो ये चूंकि वहां के मंजे हुए प्लेयर हैं, 6 बार के विधायक हैं, तो मिनट टू मिनट देखिए रिपोर्टिंग तो आती है। और हरियाणा में आज तमाम जगह पे मैंने भी देखा सुबह कि 7 बजे जबरदस्त लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि लोगों में जोश है, उत्साह है। फिर दूसरा ये कि सुबह सुबह अपने वोट डाला, फिर सारा दिन छुट्टी की मस्ती करिए, कल भी संडे है, तो तमाम तरह की चीजें हैं। यहाँ पर एक और फैक्टर है जो अंबाला के अंदर, जिसको लोग भूल जाते हैं। अंबाला जो कैंट जो सीट है, इसमें एक थोड़ा सा रूरल का भी एक पक्ष है, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र भी कुछ जुड़े हुए हैं, और उनके अंदर जो किसान, हाँ, उसके अंदर जो किसान है, और खास तौर पर उन किसानों में जट सिख है, और जट सिखों की भाजपा की जो मोहब्बत है, और अनिल विज की जट सिखों की जो मोहब्बत है। अनिल विज, ध्यान रखिए, जब लट पड़े थे किसानों को, जब ये कहा था कि सिर्फ फोड़ देना, बिना सिर्फ फुटे कोई आना नहीं चाहिए, ध्यान है आपको वो करनाल का वो सारा सीन, तो उस समय ये माननीय महोदय गृह मंत्री थे। ये तो इस केवल उस एक वीडियो के ऊपर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर ये इतने बड़े नैतिकतावादी हैं तो उस समय तो इन्होंने सत्ता का आनंद लिया, पायलट एस्कॉर्ट से चलते थे, और लंबी लंबी मर्सिडीज गाड़ी, और तमाम इन्होंने आनंद लिए पूरे सत्ता के। और अब इनको याद आ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री आवास, बेसिकली इनको सुबह ही फीडबैक आया, उससे घबरा कर ही इन्होंने वो लॉलीपॉप फेंकी है अंबाला कैंट के लिए, कि ये फीडबैक इस तरीके का आ रहा है, इतनी मैसिव वोटिंग हो गई। और आप जो कह रहे हैं ना, ये टॉप 3 में है, 1 बजे के आसपास जो फिगर आया है ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन का, उसके टॉप 3 में है अंबाला, मतलब और सेमी अर्बन कंस्टिट्यूएंसी है।
आमतौर पे क्या होता है कि रूरल कंस्टिट्यूंसी में इस तरह के फिगर्स मिलते हैं आपको, क्योंकि अभी जब आप 1 बजे का फिगर काउंट करें, हालांकि टाइम तो 2:30 बज गया होगा, लेकिन 1 बजे के फिगर है जो आपके पास है अभी लेटेस्ट, तो 5 घंटे और बचे हुए हैं। अगर आप सोचिए उन 5 घंटों में अगर 43 छोड़िए, अगर 40% भी हो गया वोटिंग, तो अनिल विज कहाँ जाएंगे? वो मुख्यमंत्री निवास नहीं, वो गुड़गांव के उसी घर में जहां पे वो अभी चाय पीते हैं टपरियों में बैठ करके, वही नेशन हो जाएगा। तो उस सारे में फ्लेवर डालने के लिए कि तुम्हारे यहाँ भी चौधर आ सकती है, उन्होंने ये बड़ा स्मार्ट मूव किया है। लेकिन लोग देखिए इन स्मार्ट मूव से बहुत ज्यादा, आप ये देखिए ना, करनाल के अंदर तो 2 मुख्यमंत्री रह लिए भाई, 10 साल में 9.5 साल तो मनोहर लाल रह लिए, उसके बाद नायब सिंह सैनी साहब रह लिए, वहां पर लाले पड़े हुए फिटिंग मुख्यमंत्री के। तो अनिल विज किस खेत की मूली है? लेकिन अपनी तरफ से हर आदमी प्रयास करता है, ये भी स्वतंत्र है। और खबरों में रहना, खबरों में टेढ़ी मेढ़ी बातें करना, इस तरह के जुमले फेंकना, ये बड़े पुराने खिलाड़ी हैं इस काम के। इसके लिए इनको साधुवाद रखे, अपना हर आदमी प्रयास करता है, ये भी करने दीजिए इनको। खैर, आपने कहा स्मार्ट मूव है, स्मार्ट मूव, लेकिन हरियाणा को मैंने जब करीब से देखा, दूर से तो हमेशा हम लोग देखते थे, करीब से देखा तो मुझे लगता है कि हरियाणा में पॉलिटिशियन कितने भी स्मार्ट मूव कर, हरियाणा के मतदाता उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। और इसीलिए वोटर टर्नआउट भी है। हरियाणा में कम कोशिशें हुई हैं। हरियाणा में आखिरी दिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के सुधांशु त्रिवेदी से अमित शाह भी मैदान में कूद गए, ड्रग्स की बात करने लगे। उस हरियाणा को जिसको 10 साल के शासनकाल में नशे में झोंक दिया, जो उड़ता पंजाब हमने सुना था, और मैं हरियाणा गया तो लोगों ने बताया कि भाई साहब अब उड़ता हरियाणा है और ये और तेजी से उड़ रहा है। 10 साल में वहां पहुंचा दिया। और देखिए, ये जख्मों को कुरेदना होता है। कई बार क्या होता है ना, एक कहावत है देसी में, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, भय विधना प्रतिकूल तो ऊंट चढ़े कुकुर काटे। और इसको हिंदी में कहते हैं कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता काटता है। और 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 एक उस लाइन है, 2 लाइन है इस पे, कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब 3-3 हमने बता दिया, 3 अलग-अलग अंदाज में। तो कई बार क्या होता है कि जब विपरीत समय आता है तो आदमी के जो मूव होते हैं ना, उसको लगता है कि बड़ा स्मार्ट मूव है, लेकिन वो मूव स्मार्ट नहीं होता है। उस मूव के मुंह पे कालिख लगी होती है, वो कपड़े नहीं पहना होता है, वो नंगा होता है मूव, वैसे ही मूव है ये। अब बताइए, लोग पूछने लगे हमसे ही, कई लोगों का फोन आया, अमित शाह जब कहे कि ये जो इनका कनेक्शन क्या है, कांग्रेस का कनेक्शन, लोगों ने कहा कि अरे भाई साहब, वो कांग्रेस वाले बता क्यों नहीं रहे हैं कि अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर कितना ड्रग्स उतरा है। जितना ड्रग्स उतरा है उसकी तो पूरी दुनिया में खपत अगर की जाए तो 2-3 साल नहीं खपेगा। इतना अकेले अडानी जी के पोर्ट पर उतरा है ड्रग्स और पकड़ाया है। उस पर पूछना चाहिए अमित शाह को कि भाई कहां से आता है, कौन है। अब तक जांच हुई, आपकी एजेंसियां हैं, देश की सबसे तेज तर्रार एजेंसियां, और देश दुनिया का सबसे तेज तर्रार गृह मंत्री, अब तक क्या निकला बताइए दुनिया को, देश को। खैर, मूव की बात आई, अब मूव की बात चलते हैं तो थोड़ा मूव लगा देते हैं खट्टर साहब को, क्योंकि वो भी बहुत पीड़ा में है। तो इस समय वो वाला मूव लगाते हैं, दर्द हटाने वाला, गहराई तक जाए आराम दिलाए मूव, वो मूव लगाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह मतदान करके कुमारी शैलजा निकली, और निकलते ही मीडिया ने माइक लगा दिया। माइक लगाया तो क्या बोला शैलजा ने, उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरा स्वागत इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो हरियाणा में बहुत कमजोर है, वो मजबूत नेताओं को अपने साथ लाने के लिए कुछ भी करेगी। यानी उन्होंने बता दिया कि बीजेपी के भीतर शैलजा से भी मजबूत कोई नहीं है, शैलजा से भी मजबूत कोई नहीं है। कांग्रेस में शैलजा से मजबूत बहुत सारे नेता हैं, शैलजा खुद मानती हैं। मैं हरियाणा कांग्रेस की खाली नहीं बात कर रहा हूं, कांग्रेस में। लेकिन भाजपा में शैलजा के मुताबिक उनसे मजबूत कोई नहीं है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि हम सारी 90 सीटें जीतेंगे, हालांकि ये तो हर नेता कहता है। उसके बाद उन्होंने एक बात और भी कह दी जो बीजेपी को भी पीड़ा देगी, क्योंकि ये मतदाताओं तक संदेश, ये समझेंगे हेमंत जी से, आला कमान मुख्यमंत्री के लिए कुछ नेताओं के नाम पर विचार कर रहा होगा। मुझे लगता है शैलजा भी उनमें से होंगी। एक निर्णय लेते समय पार्टी नेतृत्व, वरिष्ठता और पार्टी के लिए किए गए कामों
जैसे कारकों को ध्यान में रखेगा और पार्टी के प्रति मेरी प्रतिबद्धता कभी सवालों के घेरे में नहीं रही। मुझे विश्वास है कि आलाकमान पार्टी के लिए मेरे काम को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। ये जो मतदान शुरू होते-होते मतलब 10 घंटे पहले हरियाणा के एक मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के लिए शैलजा ने मैसेज दिया, खट्टर की क्लास लगाई। जरा इसके जरा धागे के खोल के जरा बताइए, क्या है इसके मायने? आशीष जी देखिए, जो मनोहर लाल खट्टर ने जो पहली हरकत की थी, कि वो उसको शैलजा को निमंत्रण दे रहे थे। शैलजा मनोहर लाल खट्टर का जितना कैरियर नहीं है, उससे 3 गुना समय में एक्टिव पॉलिटिक्स में रही है। मनोहर लाल खट्टर का पॉलिटिकल कैरियर देखिए आप, 2014 के अंदर वो पहली बार विधायक बने, उससे पहले ना वो कभी पंच बने ना कभी सरपंच बने। 2014 और आज है 2024, 10 साल का कैरियर है। शैलजा का कैरियर देखिए, शैलजा के पिताजी की डेथ हुई तब वो बाई इलेक्शन लड़ी थी, हालांकि हार गई थी, लेकिन 1991 में वो एमएलए एमपी बनी और केंद्र में मंत्री बनी, सब सही हुआ। तब से लेकर के आज तक 20 और 4 24 साल, 23 साल हो गए और मनोहर लाल का कुल कैरियर 10 साल का है। उसके बावजूद वो कौन होते हैं शैलजा को निमंत्रण देने वाले? और जो आपने कहा ना कि उन्होंने मनोहर लाल की दुखती रग छेड़ दी वरिष्ठता के नाम पे, वो मनोहर लाल के अकेले की दुखती रग नहीं है, पूरी भाजपा की दुखती रग है। समस्या क्या है? आज आप देखिए, आज इसको हरियाणा को आइसोलेशन मत देखिए आप। आज भाजपा के पास दिल्ली में इतने लंबे समय से मदन लाल खुराना के बाद क्या कोई नेता है जो भाजपा की दुर्गति अरविंद केजरीवाल ने की? आज आप बिहार में चले जाइए, आप 10 साल 20 साल सत्ता में उधेड़बुन करते रहिए, आपके पास कोई सुशील मोदी थे जैसे भी थे, अब वो नहीं रहे। उनके अलावा आपके पास कोई चेहरा था क्या? वो भी कभी सत्ता में नहीं ला पाए। महाराष्ट्र की आज स्थिति देख लीजिए, आप झारखंड की स्थिति देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में जो थे उनको निपटा के दिल्ली ले आए, राजस्थान में थे उनको निपटा के दिल्ली ले आए, और आपने खेल क्या करना शुरू किया कि नकलियों के सहारे सत्ता चलाना शुरू किया, जिसको रिमोट कहते हैं आप। उसमें मनोहर लाल है, उसमें फडणवीस है, उसमें भजनलाल शर्मा है, उसमें तमाम लोग हैं, मोहन वो जो है मध्य प्रदेश वाले, इस तरह की। वो बीजेपी की नई चॉइस है और बीजेपी के कष्ट का मूल भी वही है कि जो भी धरातल पे मजबूत लीडर हो उसको निपटा दो। हरियाणा में रामविलास शर्मा चुनाव जीतते नहीं जीतते एक अलग पक्ष है, लेकिन सीरियरिटी तो अनडाउटेड थी उनकी फोर्स पेंशन कर दी। तो शैलजा इनके मर्म को समझ रही है, शैलजा इनकी दुखती रग को भी समझ रही है। और जब से अशोक तंवर को पाला कुदाया है, पाला बदलवाना नहीं कहते इसको, पाला कुदाया कहते हैं, कि वो वहां से चले 2.5 घंटे में पहुंच गए अपना महेंद्रगढ़ और था किया काम। उनका देखा आपने, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे रैली में तो नीचे गाड़ी में बैठे हुए थे पीछे, स्टेज के पीछे, और ऊपर से फिर एक मैसेज गया और वो खट से स्टेज पे चढ़ के पटका पहन लिया। तो इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं कि कल तो आप शैलजा को निमंत्रण करता फिर रहे थे, दलित जाट करना घूम रहे थे, और ऑल ऑफ ए सडन ऐसा धोबी पाठ पड़ा कि तुम्हारा जो अपना था वही दौड़ गया। और उसके मुकाबले में उनकी कोई यूटिलिटी है या नहीं वो एक छोड़ दीजिए, लेकिन एक मैसेज इतना बड़ा गया कि भाजपा के पास पहली बात अपना तो कोई है ही नहीं, जो इंपोर्ट करके लाए थे वो भी बेचारा वापस भाग गया, और उसने कल फिर ज्ञान भी पूरा दे दिया आईसीसी में बैठ के। तो ये भाजपा की, जो भाजपा दलित बनाम जाट करके कुछ वोट जुगाड़ना चाहती थी, वो मामला ना केवल अशोक तंवर से बैकफायर हुआ, शैलजा ने तब भी, आपको ध्यान होगा जब इन्होंने ऑफर की थी तब बड़ा भारी प्रतिवाद किया था। आज सुबह भी उन्होंने फिर भाजपा की दुखती रग छेड़ी नंबर 1, और उसके जो ताजा जख्म है ना, ये अशोक तंवर वाले जख्म है वो ताजा, उसके ऊपर ढेर सारा नमक डाल दिया। अब वो बेचारे, आपने देखा जब से तंवर की मूवमेंट हुई है, आपने भाजपा के किसी नेता के मुंह से दलित शब्द सुना? एक का नाम बताइए ना ना ना। तो ये है परफेक्ट डायग्नोस। और उसके बाद वही दलित नेता इनको फायरिंग लाइन में ले रहा है, वही दलित नेता शैलजा। अशोक तंवर के मतलब मुकाबला शैलजा से हो ही नहीं सकता, शैलजा ही सो सीनियर, कोई तुलना नहीं। अशोक तंवर जब यूथ कांग्रेस में एनएसयूआई में आए थे तब तो वो एमपी थी, केंद्र में मंत्री थी। So there is no match between apple and oranges. That is not the question. But the question is, मनोहर लाल के साथ क्या हुआ, अमित शाह के साथ क्या हुआ, मोदी जी के साथ क्या हुआ? दलित बनाम जाट तो वो कर रहे थे ना खड़े होके, कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस वो है। वो कल अशोक तंवर ने आईसीसी में बैठ के सारा बता दिया कौन क्या है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये जो दलितों वाला जो प्रयोग करने जा रही थी लेबोरेटरी में, उनकी लेबोरेटरी ही उड़ गई है। वो जो दलितों के नाम पे जो लेबोरेटरी खोलना चाह रही थी ना कि किस तरीके से वर्सेस हो जाए, बनाम के शौकीन है ना ये, तो बनाम वाला काम तो बिगड़ा नहीं, वो इनके ऊपर आ पड़ा।
अशोक तंवर के आने से अशोक तंवर ने कुछ वोट दिला दिया वैसा नहीं, लेकिन जो एक माहौल और परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश थी बीजेपी की, वो ध्वस्त हो गई, और वो कहते हैं ना चेहरे पर वापस आके पड़ा। वो स्थिति जो क्रिएट हुई है, भाजपा उसके बाद पिछले 48 घंटे से निश्चेत मुद्रा में है। एनेस्थेटिक से डरने के बाद जो स्थिति होती है ना, अवचेतन, उस स्थिति में बीजेपी पहुंच गई। केवल एक, क्योंकि पूरे चुनाव में ना तो उनकी कोई अचीवमेंट बताई उन्होंने, ना उन्होंने कोई रोड मैप बताया, ना कोई भविष्य की योजनाएं बताई, ना हरियाणा को विश्व गुरु बनाया, कुछ भी नहीं किया। वो बेचारे एक कर रहे थे कि दलितों के साथ जाति कर रही है कांग्रेस, बड़े बड़े विज्ञापन। अरे भाई, तुम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो प्रचार के लिए आखिरी टाइम में, और तुम कांग्रेस को गालियां दे रहे हो, मतलब पैसे दे रहे हैं कांग्रेस का नाम करने के लिए। मतलब इनकी बुद्धि पर तरस आता है। फिर ये कहते हैं कि हमसे प्रोफेशनल कोई पार्टी नहीं। उस सारे खेल को शैलजा ने आज सुबह सुबह, देखिए शैलजा सीजन्ड पॉलिटिशियन तो ही, उनको ये पता है कि नैरेटिव को कैसे ड्राइव करना होता है। वहां पर जब वो गई, उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा, जो बीजेपी वाला, दलितों वाला, उन्होंने कांग्रेस में भी धीरे से खेल कर दिया। उन्होंने अपनी दावेदारी फिर से दोहरा दी मुख्यमंत्री पद के लिए। तो किसी अवसर का 2 मिनट के अंदर जो उन्होंने बाइट दिया, उस 2 मिनट में उन्होंने बीजेपी का भी नैरेटिव ध्वस्त कर दिया और अपना एजेंडा भी मूव कर दिया। दिस इज व्हाट यू कॉल स्मार्ट पॉलिटिक्स। तो हर आदमी को अधिकार है वो स्मार्ट पॉलिटिक्स करने का। उन्होंने भी की, लेकिन उनकी स्मार्ट पॉलिटिक्स से जो बीजेपी बड़ी हवा में उड़ रही थी दलितों के नाम पे, वो बैकफुट पे आ गई। दैट इज इंपॉर्टेंट। और बीजेपी की मुट्ठी खुल गई। पूरा हरियाणा देख लिया कि एक गाड़ी गैराज में भाजपा ने खड़ी कर रखी थी, और जब भी कोई पड़ोसी आता था तो गैराज के रास्ते ही ड्राइंग रूम में लाते थे कि पड़ोसी देख ले कि हाँ इनके पास गाड़ी खड़ी है। और राहुल गांधी ने एकाएक जो है वो गाड़ी, जिस गाड़ी में न टायर थे न तेल था, टायर तेल कुछ भी नहीं था उसमें, राहुल गांधी ने उस गाड़ी को एकाएक जो है दौड़ा दिया। अब गैराज में जब लेके गए पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, उस रास्ते ड्राइंग रूम में घुसेंगे तो देखा गैराज खाली है। वही हाल है अशोक तंवर की कहानी का कि अशोक तंवर गैराज में थे, गैराज में खड़ी गाड़ी जैसे थे जिसमें न तेल और न टायर, लेकिन हमेशा भाजपा उसी रास्ते लेके जाती थी कि पड़ोसी देख ले कि गैराज में गाड़ी खड़ी है, एक इनके पास गाड़ी है। अब वो गाड़ी भी नहीं है, अब पैदल हैं। और बाकी हरियाणा के मतदाता पैदल करने के लिए क्या कर रहे हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। फाइनल सवाल, जो लास्ट पोलिंग परसेंटेज अब तक मिला है उसके मुताबिक 40% पार, 40 पार। और खासकर इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जो किसान बाहुल्य क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो जहां पर ज्यादा मतदाता हैं, वो इलाके, और जीटी रोड बेल्ट बड़ा कमाल कर रहा है। कैथल 44.5 ये लगा हुआ है उससे, कुरुक्षेत्र 44, 43.9 मतलब 44, पानीपत 42.4। ये जो दिख रहा है आंकड़ा, ये क्या कहता है। दूसरी बात, मैंने अभी किसान नेताओं के साथ एक कार्यक्रम किया था, जो किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि लोग बेंगलुरु से, सिर्फ सरपंच के चुनाव में ऐसा होता था, यूपी में भी होता है, गांव के प्रधानी के चुनाव में बंबई से भी लोग आते हैं क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड होता है, वो बुलाया जाता है कि आने जाने का खर्चा लो आओ। विधानसभा लोकसभा चुनाव में नहीं ऐसा देखा जाता अमूमन। लेकिन इस बार वो बताए वो लोग कि इस बार बेंगलुरु में नौकरी करने वाले बच्चे भी 10,000 रुपया खर्च करके, 20,000 खर्च करके फ्लाइट से आए हैं विधानसभा में वोट देने। तो ये पोलिंग परसेंटेज और वो हवाई जहाज से आने वाले मतदाता, ये क्या कह रहे हैं हेमंत जी आज दोपहर में? आशीष जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा चुनौतीपूर्ण भी है सही मायनों में। हम जो सब सारे राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट्स हैं, इसको बिटवीन द लाइंस देखिए क्या है। जिन बेल्ट का आपने जिक्र किया ना, ये केवल उतनी बात नहीं, उससे कहीं आगे भी बात है। आप अभी घूम के आए थे, जो धान की जो फसल है उसकी कटाई चलने के बावजूद ये वोट परसेंटेज है। धान की जो पछेती किस्म थी उसकी कटाई चल रही है पूरी जीटी रोड बेल्ट में, और जीटी रोड बेल्ट पूरी धान की ही बेल्ट है, आपको ध्यान होगा। उसके बावजूद भी इतनी मैसिव परसेंटेज, वोट परसेंटेज कभी भी सरकार के पक्ष में नहीं होती, खास करके इतनी लोकप्रिय सरकार जो अपने मुख्यमंत्री का भी नाम ना ले, तो वो नहीं है वो, इसके कुछ मायने हैं। लेकिन इस सारे में अगर आपने इस रीजन की बात की, अगर पैन हरियाणा की आप बात करेंगे, जो आरंभिक संकेत मिल रहे हैं, उसमें 2 चीजें बड़ी साफ हो रही है कि एक तो ये पोलिंग परसेंटेज 70 क्रॉस करेगा शाम तक, 6 बजे तक पोलिंग है। अगर तो देखिए, अगर ये पोलिंग परसेंट रहता है 70-72, तो कांग्रेस की सीट रहेंगी 58 से 60-62। अगर ये पोलिंग परसेंटेज 75 क्रॉस कर गया,
तो कांग्रेस पार्टी की सीट रहेंगी 65 से 70। ठीक। लेकिन इसमें जो एक चीज और उभर के आएगी, अगर आप इसमें जो आपने चार्ट जिक्र किया उसको अगर थोड़ा सा साउथ हरियाणा की तरफ देखेंगे, तो साउथ हरियाणा भी कुछ कह रहा है। और साउथ हरियाणा ये कह रहा है कि तमाम सत्ता विरोधी रुझान और तमाम लहर और जो भी कुछ कहिए आप, उसके बावजूद साउथ हरियाणा के अंदर बीजेपी की कुछ सीट आएंगी, आ रही तमाम समीकरणों के चलते। वो जो भी समीकरण है, वो जाट नॉन जाट है, फलाना है, अहीर है, जो भी है, उसको बाद में डिसाइफर कर लेंगे हम सारे बैठ के। आज की तारीख में सूरत हाल ये है कि इतना सब होने के बावजूद भी बीजेपी साफ नहीं होने जा रही है। बीजेपी को 10, 12, 15 सीटें मिलेंगी। अब भी जो सफाया होगा ना, सफाया होगा वो जो एज पे बैठे हुए भाजपा के प्रायोजित प्रत्याशी थे, जिनको जो भाजपा की टिकट पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जो बीजेपी के कहने से तमाम तरह के पर्दे के पीछे अलायंस में लड़ रहे थे, उन सब का सफाया होने वाला है इसमें। क्योंकि वो बेसिकली आम जनता ने क्या तय किया है कि बीजेपी को निपटाना है और जो उसका संभावित सहयोगी हो सकता है उसको निपटाना है। तो उसमें गोपाल कांडा जैसे तमाम लोग निपटेंगे, जो बड़े चौड़े होकर कह रहे थे ना कि हम तो हैट्रिक बनवाएंगे, हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। उनको सपोर्ट करने लायक जनता छोड़ेगी नहीं। जो अभी तक के संकेत आए हैं वो ये आए हैं कि जो हम पहले सोच रहे थे कि बड़े पोलिंग परसेंटेज में बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी, वैसी सूरत मुझे अभी लग नहीं रही। मुझे लग रहा है कि हैवी पोलिंग परसेंटेज के बावजूद भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो तमाम जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय समीकरणों के कारण, तमाम व्यक्तियों के कारण, राविंद्र जी एक फैक्टर है छोटा मोटा जो भी साउथ हरियाणा में, उसके कारण 5-7 सीट इनकी अहिरवाल में आ रही। और बाकी जो सीटें हैं, क्योंकि उसके बाद अहिरवाल के अलावा भी तो 78 सीट्स बचती है ना जी, उनमें से भी बाय डिफॉल्ट कुछ सीटें आएंगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का स्कोर 10 से 15 के बीच में रह सकता है। और बाकी जो थे ना, जो बाहर वाले, जो फेंस सीटर जिसको आप कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट थे, फला थे, ये थे, वो थे, बागी थे, उनका ग्राफ है वो नीचे आएगा इसमें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी शाम को एक बार फाइनल फिगर्स आ जाए तो हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे, और अच्छे से तब करेंगे। और आपने, मैं सवाल लेता उससे पहले ही आपने गोपाल कांडा का जिक्र कर ही दिया था, क्योंकि गोपाल कांडा की सीट पर नजर है हमारी भी, क्योंकि वहां पर चुनाव के मतलब अभी कंप्लेन करना पड़ा, मतदान के पहले तक कथा करवा रहे थे। ये कथा के जरिए ना ये सब खेल बड़ा, प्रदीप मिश्रा हैं वो मध्य प्रदेश वाले, वो भी मतलब उनकी कथाएं अनंत खैर, उनकी कथा पे, हाँ उनकी कथाओं पे क्या कहें, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। तो वही हाल है, उनकी कथाएं हो रही थी। और सिरसा में मैं गया तो गोपाल कांडा की कथाओं की बड़ी चर्चा थी। गोपाल कांडा की अपनी कथाएं और जो कथाएं ये करवाते हैं, वो दोनों कथाएं मैंने वहां पे सुनी। तो अब ये कथाएं भी शिकायत करना पड़ा, रुकवाया गया, उसके बाद रुकवाया गया है। डेरे वाला भी है मामला, डेरे ने भी रात में, आधी रात में क्या संदेश भिजवाया है ये भी देखेंगे। अब हम बताएंगे नहीं, देखेंगे और बाद में देखेंगे, इसको बताएंगे बाद में जब ये हो जाए, पोलिंग कंप्लीट हो जाए और तब इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो मतदान प्रतिशत है वो, उस पर हमने विश्लेषण कर दिया। अनिल विज और कुमारी शैलजा, ये दोनों महत्वपूर्ण थे इस वक्त की चर्चा में, जो सुबह से अब तक की हैपनिंग हुई है। बाकी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, जुलाना पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक अपील आखिर में फिर है मेरे तरफ से भी, और हरियाणा के पत्रकारिता के स्तंभ हेमंत अत्री जी की भी तरफ से, आप लोग घरों से निकलिए, करिए मतदान, दबाइए बटन, इतिहास रचने में अपनी भूमिका, क्योंकि इतिहास में नाम दर्ज करवाया जाता है, अपने आप नहीं होता। इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। ये देखिए, उंगली पर निशान है। मैं तो हरियाणा का मतदाता हूं, नहीं तो मैं भी उंगली दिखाता। लेकिन देखिए, हेमंत जी ने अपना जो है इस्तेमाल किया मताधिकार का। आप भी करिए, ये निवेदन है। ये लोकतंत्र के पर्व में अगर ये पर्व नहीं मनाया आपने, तो आपके बाकी सारे पर्व खतरे में हैं। ये पर्व सबसे जरूरी है, इस पर्व को मनाइए, करिए मतदान फटाफट। हम मतदान खत्म होने के बाद फाइनल आंकड़ों के साथ मैं और हेमंत जी बैठेंगे आपके साथ और बात करेंगे। आपके सवाल भी जो होंगे कमेंट बॉक्स में आएंगे या कहीं भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इजाजत दीजिए फिलहाल, नमस्कार, धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद। थैंक यू।